हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भूगोल क्लास 11 के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अप्रॉक्स इसमें 450 या 500 क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों को एक ही क्लासेस में कंप्लीट करना है ताकि टर्म 1 के एग्जामिनेशंस तक हम लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं। तो भूगोल का पहला पेपर 1 है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल एक विषय के रूप में हम लोगों को पहला चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे सॉल्व करने। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नांकित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया था। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर होगा एरेटोस्थनीज ने इसका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा लक्षण है जो भौतिक लक्षण में माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मैदान जो है भौतिक लक्षण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये होगा कब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो कालिक संश्लेषण करता है आपका 4 नंबर ऑप्शन भूगोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोल वेता द्वारा किया गया था। आपको बताना है किस भूगोल वेता द्वारा किया गया था। तो ये होगा कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है, मतलब सभ्यता में उसको नहीं जोड़ा जाता है। तो वो होगा पर्वत। पर्वत सभ्यता के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि गाँव, नगर और यातायात ये तीनों सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। जैसे जैसे किसी सभ्यता का विकास होता है वैसे इन तीनों का भी विकास होता है, किसी गांव का, नगर का और यातायात के साधनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्र बनाने की कला का विज्ञान किसने दिया। तो मानचित्र बनाने की जो कला का विज्ञान है वो टॉलेमी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले साधनों का बोध कराती है। ठीक है, तो जो भूगोल है हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले जितने भी मतलब कराने वालों का बोध कराता है। तो याद रखिएगा ये विचार किसने दिया है, ये विचार स्ट्रैबो ने दिया था। स्ट्रैबो थे, उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित कीजिए। तो ये किसने दिया है। तो भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित हैटनर ने दिया था, हैटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। क्रमबद्ध जो भूगोल है उसे सीरीज ज्योग्राफी का जो प्रतिपादन किसने किया था। तो हिम्बोल्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। इसमें बताना है कि मानव भूगोल की शाखा कौन है। तो याद रखिएगा ये होगा आपका सामाजिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा 2004 के बाद ये पानी में पूर्ण रूप से डूब गया था क्योंकि 2004 में जो आया था सुनामी उसके कारण इंदिरा पॉइंट पूर्ण रूप से पानी में डूबा हुआ है। चलिए, जलमग्न हो चुका है। 13 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें कौन भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। तो मानव शास्त्र जो है वो याद रखिएगा भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। तो मानव भूगोल से। तो जनसंख्या और अधिवास जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग पर्यावरण भूगोल में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
16, ब्रह्मांड को समझने में का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया? तो यहाँ पे बताना है कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किया था। तो वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो भारत के ही क्या थे, विद्वान थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यह कथन किसका है? किसने कहा कि जो भूगोल है पृथ्वी तल का एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, यानी कि पूरे पृथ्वी क्षेत्र के तल का क्षेत्र का जितना विवरण देता है वही है भूगोल। तो ये हैटनर ने कहा था, हैटनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से किस लक्षण को भौतिक भूगोल लक्षण कहा जा सकता है? तो वो है पठार। पठार को भौतिक लक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो सड़क जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ना कि प्रकृति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? तो वो है महाद्वीप। सांस्कृतिक लक्षण भवन, सड़कें और फसलें होती हैं जो मनुष्य के द्वारा रेडी की जाती हैं। महाद्वीप को नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। देखिए क्वेश्चन 2-3 तरीके से आ सकता है कि जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको भूगोलवेता का नाम दिया हो और लिखा जाए कि किसने ये इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो इसे दिया था इरेटोस्थनीज ने दिया था। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का जनक या पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? तो देखिए यही सेम आंसर होगा, इरेटोस्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो विडाल डी ला ब्लास ने की थी। विडाल डी ला ब्लास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ज्योग्राफी भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ये बना है जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस से। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन का देख लिया। अब सेकेंड लेसन का हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हैं एमसीक्यूज। तो लेसन 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा संख्या है जो पृथ्वी की आयु को बता रही है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा, मैं आपको आंसर बताती हूँ, यह है आपका ऑप्शन नंबर 2, जो ये बता रहा है कि यह पृथ्वी की आयु है। ठीक है, पृथ्वी की आयु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? सबसे लंबी है। तो आपको सबसे लंबी अवधि बताना है, यह है युग। क्या होगा? युग, एपॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है। तो याद रखिएगा ये होगा विभेदन। तो आप फास्ट चलेंगे क्योंकि टोटल 16 चैप्टर हैं जिसके एमसीक्यूज हम लोगों को करने हैं, और ये एक महा मैराथन चैप्टर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं संपूर्ण संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह किसे कहते हैं? भीतरी ग्रह, याद रखिएगा, भीतरी ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो भीतरी ग्रह कौन से हो जाएंगे? जो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रह के पट्टी के बीच में पाए जाते हैं। तो इसमें बुध ग्रह, आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो है आपके, याद रखिएगा क्या होगा आपका? भीतरी ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर जीवन निम्नांकित में से लगभग कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे बताना है कि पृथ्वी पे जो जीवन आरंभ हुआ है कब आरंभ हुआ? तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हो, 3 अरब 80 करोड़ साल पहले ये आरंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है।
तो ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे चमकीला ग्रह क्या होगा, शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये होगा आपका जेम्स जीन्स ने किया था, जेम्स जीन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी परिकल्पना होयल तथा लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई। तो याद देखिए नोआ परिकल्पना जो था वो होयल और लिटिलटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, मुझे पदार्थ दो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे पृथ्वी कैसे बनती है। ये बात किसने कही थी कि अगर मुझे आप पदार्थ दोगे तो मैं उससे पृथ्वी बनाकर दिखाऊंगा। तो ये बात कही थी कांट ने। किसने की थी, कांट ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य नवीनतम सिद्धांत है, क्या है। तो याद रखिएगा बिग बैंग थ्योरी है जो सर्वमान्य है, सभी मानते हैं इस थ्योरी को, ठीक है। तो ये हो गया आपके इतने क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस सिद्धांत को विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसको आपको बताना है किसको जाना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बिग बैंग थ्योरी को ही जाना जाता है, बिग बैंग सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है कि पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के बारे में किसने बताया। तो ये होगा सर जेम्स जीन्स ने, सर जेम्स जीन्स ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पृथ्वी के क्रोड पे पाए जाने वाले दो ही पदार्थ हैं, वो है निकिल और लोहा, ठीक है। याद रखिएगा क्रोड के अंदर जो दो पदार्थ पाए जाते हैं वो है निकिल और लोहा, जिसको निफे कहा जाता है, निफे, ठीक है। निफे याद रखिएगा, निकिल नी और फेरस फे, तो दोनों को मिला के बना है निफे। नेक्स्ट है 14 नंबर, चंद्रमा उपग्रह है, किसका उपग्रह है। तो याद रखिएगा यह एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का है। नेक्स्ट है 15 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आपको बताना है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध ग्रह। नेक्स्ट है 16 नंबर, 16 नंबर है कि डैश बौना ग्रह है, कौन सा बौना ग्रह है। तो याद रखिएगा प्लूटो एक बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है इसीलिए इसको बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे छोटी है। सबसे छोटी अवधि किसको माना जाता है। तो युग को सबसे छोटी अवधि माना जाता है। नेक्स्ट, लाप्लास ने निहारिका सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। ये बताना है कि निहारिका जो सिद्धांत था वो कब उन्होंने दिया था। तो ये था 1796 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। जो पृथ्वी संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत दिया गया है वो है बिग बैंग थ्योरी। देखिए ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड और बहुत तरीके अलग अलग तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। आपको इकाई बताना है किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा ये दूरी की इकाई है, ठीक है। ग्रहों से ग्रहों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। चलिए 21, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है। ठीक है, बाह्य ग्रह हैं तो ये है शनि, और जो बाह्य ग्रह हैं वो गैसों से बने हुए हैं, याद रखिएगा उस पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर शनि बाह्य ग्रह है, तो बाकी 3 से 4 और 3 ग्रह और बताएं कि कौन है जो बाह्य ग्रह में आते हैं। चलिए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 22, सूर्य के गैसीय पदार्थ किस बल द्वारा अलग हुए हैं। तो याद रखिएगा घूर्णन है कि गुरुत्वाकर्षण है कि कोणीय है कि अपकेंद्रीय बल है। इसमें आपको बताना है किसके द्वारा अलग हुए हैं। तो याद रखिएगा आंसर होगा ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई है। वर्ष पूर्व हुई है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 2 नंबर 4.4। ठीक है, 4.44 अरब वर्ष पहले हुई है। 24 नंबर है, बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये क्या था, एडविन हब्बल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो ये है सूर्य। 26,
द बिग स्प्लैट्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह चंद्रमा की उत्पत्ति से है, ऑप्शन नंबर 4। और 27 निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? तो ये दिया हुआ है, आपको बता दें, लाप्लास का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़, तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर 3 से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आपको क्या करना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किताब पढ़ना है और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे आप कम से कम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखिए, सिर्फ एमसीक्यूज़ पे डिपेंडेंट होकर हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना होगा पढ़ाई पे। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप लोग बुक जरूर रीडिंग करें। निम्नलिखित में से, चलिए सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो याद रखिएगा ये है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं टपकन ट्रैप की, यहाँ पे सॉरी दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए ये है आपका सिल्ड। ठीक है, सिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये है आपका भूपटल एवं ऊपरी मेंटल। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है, यह है? तो पी तरंगे जो होती हैं, याद रखिएगा, वो क्या करती हैं? भूकंप तरंगे हैं जो चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? जो सबसे तीव्र गति से चलती हैं उसमें कौन सी तरंगे हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पी तरंगे होती हैं जो सबसे तीव्र गति से चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नांकित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी बताया जा रहा है कि कौन सा आपसे पूछा गया है जो सक्रिय है, तो वो है स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो याद रखिएगा कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सिस्मोग्राफ, जिसपे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है 9, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो उसको अधिकेंद्र कहते हैं, जहां पर भूकंप अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट है माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है? तो ये बताना है आपको कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा सिसली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भूतल पर सबसे घातक लहरें कहलाती हैं, जो बहुत ही घातक होती है, विनाश लाती है, इसको बोलते हैं एल लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6370 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो इसका व्यास निकालना बहुत आसान है, 2 से गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका है 30 नंबर, प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? तो याद रखिएगा जो प्राकृतिक भूकंप है वो स्थल मंडल में आते हैं। नेक्स्ट 14, पी एवं एस तरंगों के छाया क्षेत्र की अवधि अधिकेंद्र में विस्तारित होती है, तो याद रखिएगा आंसर होगा 105 से लेकर 145 डिग्री तक। नेक्स्ट है 15 नंबर, मेंटल की गहराई कितनी है? तो मेंटल जो है वो 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो याद रखिएगा भौमिक है, क्योंकि भूमि से उत्पन्न होता है, इसलिए इसको भौमिक आपदा कहा जाता है। निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है? तो आंतरिक रोड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वी की परपट्टी और ऊपर मेंटल मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की परपट्टी और मेंटल बन के क्या बनाएंगे? तो स्थल मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्थल मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो फटाफट करेंगे क्योंकि टोटल हम लोगों को 16 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले आप लोगों का पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाए। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा सीमा होगा। सीमा में जो होता है पृथ्वी की बेसाल्ट परतें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की भूमिका प्रधानता है? ठीक है, प्रधानता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आंतरिक परत यानी कि निफे यानी कि क्रोड, तो निकिल और लोहा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? अंटोफाला। अंटोफाला जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की संरचना का मुख्य स्रोत है भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 23। भूकंपों के कारण समुद्रों के में विकसित विशाल तरंगे होती हैं तो सुनामी तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो किलिमंजारो जो है वो कहाँ पे है? तंजानिया में है। ये एक मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है कि बिल्कुल फटने वाला नहीं है ये कभी भी। नेक्स्ट है 25। कौन सी भूकंपी तरंगे केवल ठोस माध्यम से चलती हैं? तो जितने भी हैं आड़ी लहरें जो हैं वो याद रखिएगा क्या है? भूकंपी तरंगे है, केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर को हिंदी में हम लोग मुहाना बोलते हैं जहाँ से ज्वालामुखी फटता है, निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने के बाद वहाँ से लावा मैग्मा निकलती है, उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। 26 नंबर। विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं? तो याद रखिएगा किस भाग में? पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आते रहते हैं। और एक देश है जिसका नाम है भूकंपों का देश, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो है पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो लोहा और चूना यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा क्रोड में लोहा और चूना पर, यहाँ पे लोहा और निकेल होगा। ठीक है, लोहा और निकेल। चलिए, निकेल और लोहा पृथ्वी के क्रोड में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर क्रोड में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो याद रखिए लोहा और ये होगा, ये आंसर नहीं होगा। 3 होगा, निकेल और लोहा पाया जाता है। भूकंप की तीव्रता का माप किस वैज्ञानिक के नाम पे किया गया है? तो याद रखिएगा मरकैली के नाम पे किया गया है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वो है 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी के में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरलता अवस्था में आ जाते हैं? मतलब पृथ्वी के कौन से गहराई में तापमान अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे जितने भी पदार्थ है वो तरल अवस्था में आ जाते हैं। तो याद रखिए 50 किलोमीटर। कितना होगा? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या हो सकता है? तो सुनामी का कारण भूकंप भी होता है, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, यानी कि 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में आते हैं हम लोग, और मेरा टारगेट है आप लोगों को आज पूरा का पूरा MCQs कंप्लीट कराना, ताकि आप लोग एकदम आराम से निश्चिंत होकर पढ़ाई करें और बुक रीडिंग भी करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और मैं MCQs कराने के बाद चैप्टर वाइज आप लोग का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग को चैप्टर पढ़ने में अगर बोर लग रहा है तो मैं उसको अच्छे से पढ़ा दूँगी। चलिए, चैप्टर नंबर 4, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। आपको पढ़ना है कि महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के बारे में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है? तो याद रखिएगा अब्राहम आर्टेलियस ने कहा था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक साथ थे। नेक्स्ट है पोलर फ्लिंग बल जो है वो निम्नांकित में से किस में संबंधित है, किससे जुड़ा हुआ है? वो है ज्वारीय बल से। ठीक है, ज्वारीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? एक छोटा सा प्लेट नहीं है, याद रखिएगा वो होगा अंटार्कटिका। तो ये जो है अंटार्कटिक जो है वो लघु प्लेट नहीं है, वो बृहद प्लेट है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर विचार किया था? तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर कराती हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण होता है, यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं वो उसमें जीवाश्म के वितरण पाए जाएंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस हद
तरह की प्लेट है की सीमा है, यानी कि हिमालय पर्वत के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है जुड़ी हुई है वो किस तरह की प्लेट सीमा है। तो याद रखिए यह हो जाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसको दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक से कब अलग हुआ था। तो ये है इयोसीन काल में अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं। यानी कि प्रशांत महासागर है, उसके दक्षिण पूर्व में एक प्लेट स्थित है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है नजाका प्लेट, नाजका प्लेट। इसको याद रखिएगा, नाजका प्लेट, नाम भी बहुत अच्छा है, नाजका, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोगों का है 9 नंबर, संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है। आपको बताना है कि संवहन धारा सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। तो आर्थर होम्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया था। तो मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, सभी ने किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, वैगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा ये होगा आपका ज्वारीय बल। ज्वारीय बल ही है जो क्या है कि आपका विस्थापन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है। आपको बताना है कि जो बड़ा प्लेट नहीं है, तो वो है आपका अरेबियन प्लेट जो है दीर्घ प्लेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है। तो याद रखिएगा इसका हिमालय पर्वत का जो संबंध है वो है टेथिस सागर से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है। तो ये आपका आंसर होगा अफ्रीकन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो टूजो विल्सन ने किया था प्लेट शब्द का प्रयोग। गोंडवाना लैंड, नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ था। तो ये हुआ था 5.5 करोड़ साल पहले। चलिए बहुत पहले हुआ था जब। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये कहा जाता है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट अब चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 5, खनिज और सेल। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आज फटाफट कर लेना है हम लोगों को, ताकि एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग को कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और फटाफट सारे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन सही करके आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का 5 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। तो यह देखिएगा सिलिका और एल्यूमिनियम, ये बहुत बड़े घटक हैं ग्रेफाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का एक प्रमुख लक्षण है। आपको लक्षण उसकी क्वालिटी बताना है, तो परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। तो वह है माइका। नेक्स्ट, माइका मतलब अब्रक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। सबसे ज़्यादा कोई कठोर है तो कौन है। तो याद रखिएगा सबसे कठोर है हीरा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सेल अवसादी नहीं है। तो वह है टाइलाइट जो है वो अवसादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। तो संगमरमर एक तरह से कायांतरित चट्टान है। रासायनिक प्रक्रिया के बाद ये संगमरमर यानी कि जो पत्थर धीरे धीरे चेंज होकर अपना कलर को बदलता है और संगमरमर में चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नाम भी अजीब है, संगमरमर के साथ, ठीक है, साथ में मरमर कर, यानी कि उसमें परिवर्तन होता है और लंबी अवधि होती है इसकी। चलिए 7 नंबर, रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण क्या है। तो परतदार चट्टान जो वो है जिप्सम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हीरा का आंतरिक चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है। तो हीरा का जो मूल रूप होता है वो कोयला है, उसमें यानी रासायनिक परिवर्तन होने से ये बदल कर हीरा में बदल जाता है। यानी कि कोयला को घिसो, कोयला जितना जितना घिसेगा वो क्या हो जाएगा, हीरा में बदल जाएगा। इसलिए पहले हम लोग कोयले होते हैं और घिस घिस के अपने आप को हीरा बनाते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने आप को कम मत आको, आप अपने आप को घिसोगे तो पक्का हीरा बन जाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी अवसादी सेल है? अवसादी सेल है बलुआ पत्थर। फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अम्लीय आग्नेय चट्टान का उत्तम उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डोलेराइट। क्वेश्चन नंबर 11, चट्टानों के रूपांतरण का कारण क्या है? दाब तथा ताप दोनों। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बना है? दबाव से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान जो है सबसे ज़्यादा दबाव से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अधात्विक खनिज होगा सल्फर। सल्फर जो है वो अधात्विक खनिज है। 40 नंबर जो है पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली चट्टान है, तो वो क्या होगा? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान जो है यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है? यह एक खनिज है पर तरल अवस्था में पाया जाता है, वो है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों जैसा सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है। बच्चे डरते हैं कि यार मैम ये वो नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं और ऐसे ही जैक बोर्ड में आराम से आप पास कर जाओगे। थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है? तो स्लेट जो है वो अवसादी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो याद रखिएगा इसका रूपांतरित रूप है संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो वह ग्रेफाइट। नेक्स्ट, कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य को इसके ठंडा होने से बना है? तो वो है आपका नीस या फिर बेसाल्ट। तो याद रखिएगा आंसर होगा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, पेट्रोलॉजी के अध्ययन में होता है, क्या होता है? तो विभिन्न सेलों का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी में। याद रखिएगा पेट्रोलॉजी में विभिन्न सेलों का अध्ययन किया जाता है, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि पेट्रोलियम लिख के चले आइएगा आप लोग। पेट्रोलॉजी आपके सेलों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो हीरा एक रूपांतरित चट्टान है। बताइए हीरा किससे बना है? तो कोयला से बना है। कोयला तथा पेट्रोलियम डैश प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 23 आपका कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कैसी हुई है? तो कायांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से मिलकर होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, माइका का उपयोग होता है किसमें? रेडियम रडार में, चीनी मिट्टी के बर्तन में, विद्युत उपकरण में, और इनमें से सभी। तो देखिए भाई विद्युत उपकरण में होता है। आप लोगों के पास कपड़ा प्रेस करने वाला जो इस्त्री है ना, आयरन जिसको बोलते हैं इस्त्री, तो वो अगर है तो आप उसमें देख सकते हो, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आग्नेय चट्टानों की रचना होती है? तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टानों की जो रचना है वो मैग्मा तथा लावा के ठोस बनने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो उड़ीसा और झारखंड में सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा उड़ीसा और बिहार मत लिख के आइएगा, ये नहीं होगा, उड़ीसा और झारखंड होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार हैं। और धनबाद, झरिया, ये सब रानीगंज, मयूरभंज, ये सब इसी के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर 6, भू आकृति प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से, मतलब यहाँ पे बताना है। चैप्टर 6 से जितने भी MCQs आएंगे वो हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चैप्टर 6 है आपका। चैप्टर 6 में पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो आंसर है अपर्दन। दूसरा है, जल योजन प्रक्रिया निम्नांकित में से किसे प्रभावित करती है? तो याद रखिएगा किसे प्रभावित करती है? 4 नंबर होगा, ये लवण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है मलवा अवधाव किस श्रेणी की सम्मिलित किया जा सकता है? तो इसको जो आपका मलवा है उसको भूसंकलन में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा भूपृष्ठ में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अंतर्जनिक बल है? तो ये है इनमें से सभी होगा, क्योंकि देखिए पर्वत निर्माणकारी बल, चट्टान का विघटन,
चट्टानों का वियोजन, ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। इसका आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा 1 नंबर। ठीक है, अंतर्जनित बल, यानी कि अंतर्जनित बल का बात हो रहा है यहाँ पे, तो आंसर होगा पर्वत निर्माणकारी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर कि निम्नांकित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, सवाल नहीं है, तो इसका आंसर होगा भूकंप। ठीक है, भू आकृति निर्माण के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण होता है, कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है जनक पदार्थ। नेक्स्ट, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होता है, कब होता है, तो वो होगा चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चट्टानों का टूटकर अपने साथ पर ही पड़े रहना क्या होगा, अपने स्थान पे ही पड़े रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको याद रखिएगा, उसको बोलेंगे अपक्षय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें हम लोग जान ले क्या है, क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, तो क्षारीय मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो हमारा आज टारगेट है कि पूरा का पूरा ज्योग्राफी को ख़त्म करना, तो दोस्तों थोड़ा ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप लोग थोड़ा सा समय दो और पढ़ाई करो। तो पहला 30 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। चलो ये साइंस का ही एक टॉपिक है, लोहे में जंग लगना। 14, अपक्षय का प्रमुख अभिक्रिया क्या है, वो है ताप। क्या है, ताप। ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव कब होता है, तो ये प्रभाव याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कब होगा, हिमकरण एवं पिघलने में, याद रखिएगा। सॉरी मैंने गलत टिक लगा दिया। इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूँ, सॉरी लौह खनिजों पर होगा, लौह खनिजों पर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रयोग लौह खनिजों पर होता है। और 60 नंबर होगा, इसमें से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है, तो वो हिमकरण एवं पिघलन। लेसन 7 से संबंधित जितने भी MCQs हैं आज उन्हें हम लोगों को कंप्लीट करना है। लेसन 7 का नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो भू आकृतियाँ तथा उनका विकास से संबंधित जितने भी MCQs होंगे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थल स्वरूप किस विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है, तो याद रखिएगा स्थल स्वरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है, तो ये जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तरुणावस्था में स्थल स्वरूप जो होता है, स्थल रूप विकास की अवस्था जो होती है बहुत ज़्यादा अधोमुखी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक गहरी घाटी। क्वेश्चन नंबर 2, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कैनियन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई घाटी है और उसकी सीढ़ीनुमा खड़े ढाल हैं तो उसे हम लोग कैनियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, मतलब किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है वो यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया से अधिक होती है, अधिक शक्तिशाली होती है, तो वो होती है चूना पत्थर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लैपिज शब्दों को परिभाषित करता है, तो लैपिज जो शब्द है उसका परिभाषा सटीक परिभाषा कौन देता है, तो ऑप्शन नंबर 1, छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त उसको लैपिज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गहरे लंबे एवं विस्तृत गर्त या बेसिन जिसके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले एवं किनारे खड़े एवं अवतल होते उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सर्क कहा जाता है, सर्क। क्वेश्चन नंबर 6, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो जो जलोढ़ शंकु है उसका निर्माण प्रौढ़ावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो नदियों के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? मतलब इसमें कौन से कार्य दिए गए हैं ऑप्शंस में जो नदी का से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा बरखान। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यू आकार की घाटी बनाती है। यू आकार की घाटी कौन बनाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की इस तरह से घाटियां देखने को मिलती हैं, हिमानी क्षेत्रों में, बर्फीले इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, हिमानी अपरदन से निर्मित आकृति है। हिमानी जो है अपरदन से निर्मित आकृति है। तो नूनाटक जो है वो हिमानी अपरदन से निर्मित एक आकृति है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है? भूमिगत जल से के अपरदन से कौन सी आकृति बनती है? तो बनती है कॉलम बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कार्स्ट प्रदेश की भूमिगत कांदरा की छत पर बनने वाली आकृति है। तो वो होगा स्टेलेक्टाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी क्या है? हिमनद द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है उसको हिमोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है? यहाँ बताना है कि गुफाओं के द्वारा किस क्रिया, मतलब गुफाओं की रचना जो होती है किस क्रिया के द्वारा होती है? तो वह कार्बोनेटीकरण के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यू आकार की घाटी निम्न में से किस कारक के अपरदन के कारण होती है? तो इसका जो आंसर होगा हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो भू आकृति का निर्माण होता है वो गॉर्ज के कारण होता है। नेक्स्ट है 17। बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बरखान का जो निर्माण होता है वो पवनों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर। ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पीजीटी वगैरह में पूछे गए हैं सवाल। ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है? तो यह होगा आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए। 19। संयुक्त आकार गुंबद आकार भाग से बहने वाले नदियों द्वारा किस प्रवाह की रचना होती है? तो ये होगा आर्य प्रवाह का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो जो भारत का प्राचीन स्थलखंड है वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित होती है? आपको बताना है कि कौन सी स्थलाकृति है जो नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका मैं बता दूं, आंसर नंबर 3 होगा, गोखुर झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन वायु की निपेक्षात्मक स्थलाकृति है? तो ये है आपका बरखान जो है वायु की एक निपेक्षात्मक स्थलाकृति है जो वायु के माध्यम से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्ण तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ज्वार नदमुख कहा जाता है। 24। गोर्ज का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो गोर्ज का जो निर्माण होता है कठोर चट्टानों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 25। टार्न झील सर्क झील बनाती है। तो टार्न झील जो है वो सर्क झील बनाती है। टार्न झील को ही सर्क झील कहते हैं। तो किससे बनता है? पवनों के द्वारा टार्न झील बनता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। गोखुर झीलों का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा वृद्धावस्था में होता है। याद रखिएगा, गोखुर झील का जो निर्माण होगा वो वृद्धावस्था में होता है। और इस चैप्टर से संबंधित तो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये आपका होगा 1 नंबर ऑप्शन, नदियों के द्वारा युवा अवस्था में किया जाता है। जब नदियाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होती हैं और ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर गिरते तो वो युवा अवस्था होती है जिसमें पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है, बहुत ही तेज होता है, जिससे भी आकार की आकृति का निर्माण होता है। अब आते हैं लेसन 8। लेसन 8 में है आपका वायुमंडल का संगठन तथा संरचना।
तो इसके बारे में देखना है। तो इससे संबंधित जितने भी MCQs हैं आज उन्हें कंप्लीट कर लेना है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन 78%, इसका होता है 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑक्सीजन है आपका 21% और हाइड्रोजन जो है अन्य गैसों में आते हैं, चलिए, जो बहुत ही कम मात्रा में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो वह है क्षोभ मंडल, बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालीमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित है? ये जो आपको दिए गए समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं, तो ये जो है धूलकण से हैं। ये हमारे वायुमंडल में महीन धूलकण जो पाए जाते हैं, जो हमारे वह बातचीत का एक माध्यम है, वो एक धूलकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसकी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है? तो वो हो जाता है कितना, 120 किलोमीटर, चलिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर, कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है? इसमें बताना है कि कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, पर अगर पार्थिव गैस की बात करें तो उसके लिए अपारदर्शी है, यानी कि उसमें दिखाई नहीं देता, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांश जो घटनाएं हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में ही घटनाएं घटित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मौसम, मौसम कहते हैं अल्पकालीन दशाओं को। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई तक सीमित होती है? तो यह है 90 किलोमीटर। और 10 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है यहाँ पर, वो याद रखिएगा 20.95% दिया हुआ है, 20.95%। तो ये हो गए आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, जो ब्रह्मांड किरण है हमारे, तो उसका परिलक्षण किस मंडल में देखते हैं हम लोग? आयन मंडल में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 12 नंबर, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कौन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वह है ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। 30 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह 78%। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, पौधों के लिए आवश्यक गैस है? तो पौधों के लिए जो आवश्यक गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में से होता है? इसमें बताना है कि जो रेडियो तरंगे हैं उनका जो परावर्तन होता है किस मंडल में होता है, कौन से परत में होता है? आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं ना, तो तापमान क्या होता है? घटता है फिर बढ़ता है। यहाँ पे ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, निम्न में से कौन वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? मतलब ये वायुमंडल का हिस्सा नहीं है, तो चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र जो है वो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ग्रीन हाउस से संबंधित 3-4 सवाल ऐसे हम लोगों ने देखे जो कि बिल्कुल आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही है, पर क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा गया है। 19 नंबर है, निम्न गैस की कमी पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं? तो ये हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो गैस है वो क्या कर रही है? पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी परत क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो उसको बाह्य मंडल कहते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहाँ स्थित है? तो वायुमंडल का जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है वो है आयन मंडल में। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन से परत का संबंध मौसम परिवर्तन से है? वायुमंडल में जो कौन सी परत है जिसका मौसम से संबंधित है, मौसम में परिवर्तन से? क्षोभ मंडल।
नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वह है ओजोन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ग्रीन हाउस हो, चाहे भूमंडलीय तापन हो, चाहे विश्व उष्णन तापन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सीधे कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित हैं। मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है, जो मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ये बार बार पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन और हीलियम है। तो यहाँ जो आपका ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रोजन नहीं मीथेन होगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की जो गति है वो होगा आपका 1 नंबर 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है प्रकाश की गति या चाल। नेक्स्ट चैप्टर 9, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, इससे संबंधित बहुत सारे MCQs हैं और एक एक करके सारे के सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं? किस अक्षांश में? जब 21 जून आता है तो उस दिन क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बहुत तेज होती हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत ही सीधी हो जाती है और तेज किरणें उसकी पड़ती हैं। निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है? मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा लंबा दिन होता है, तो यह चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा लंबे दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म हो जाता है? तो याद रखिएगा, लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से क्या होता है, वायुमंडल बिल्कुल गर्म हो जाता है। 4 नंबर, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सूर्याभी ताप कहा जाता है। जब पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है उसको सूर्य भी ताप, यानी कि सूर्य से आने वाली ताप कहा जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया गया है? तो अपराह्न 4 बजे ही अंकित किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर तापमान होता है तो लगभग 4 बजे के समय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कौन करता है? तो किसी भी स्थान का अगर तापमान बहुत प्रभावित होता है, यानी कि या तो घटता है या तो बढ़ता है, तो वो अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश की ओर हम लोग बढ़ते हैं तापमान घटता है या बढ़ता है, ऊंचाई पे भी जाने पर और समुद्र से दूर जाने पर भी तापमान में अंतर आता है। तो ये सारी भौगोलिक कारणे हैं जो तापमान में परिवर्तन को दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल के बाह्य संस्तर तक पहुँचने वाले सूर्य ताप का कितना भाग पृथ्वी के धरातल तक पहुँच जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर जो होगा 51% जो भाग है वो सूर्य ताप का जो 51% भाग है पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है, बाकी सब वायुमंडल में क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से आने वाले ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? अब यहाँ पे जो बताया गया है सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा आपका परसेंटेज में पूछा गया, वही सवाल इसमें भी पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन चमकती हैं? तो कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लंबवत हो जाती है, किस दिन होता है? तो ये होता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की जो किरणें होती हैं बहुत ही लंबवत पड़ती हैं और उस दिन तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी होती है? तो सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब होती है, सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो यहाँ पे 4 जुलाई है, यहाँ पे 4 जुलाई, ठीक है, पर यह बीच की दूरी जो होती है 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन या रात सबसे बड़ा होता है? आपको दिन और रात बड़ा बताना है कि कहाँ पे होता है। तो आपके पोलार्स पे यानी कि ध्रुव पे क्या होता है कि दिन और रात जो होते हैं ना सबसे बड़े होते हैं। अक्षांशों में या अक्षांश पर रेखाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा जो होता है ध्रुवों पे दिन और रात बड़े होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक सूर्याभिताप कहाँ पाया जाता है? तो सूर्याभिताप जो होगा वो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पाया जाएगा? विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है उच्च वायुमंडलीय ताप की विलोमता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है आपका ओजोन गैस की उपस्थिति। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है कि जो वायुमंडलीय तापमान है उसमें कमी ज़्यादा देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो अभी जस्ट इसका सवाल को हम लोगों ने किया है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है? भारत में एक स्थल है जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो वह पश्चिमी घाट, या सके वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और समुद्र से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिससे यहाँ सूर्य की जो किरणें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती हैं, और सूर्य की किरणों के साथ साथ क्या होता है कि पानी जो है वहाँ समुद्र का जो प्लेस है, सी लेवल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसी कारण से वहाँ पे जो तापमान होता है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग एवं सूर्य की लालिमा निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? हाँ, आकाश का जो नीला रंग होता है और सूर्य जब निकलता है उसमें लाल होने का जो रीज़न है वो है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं प्रकीर्णित हो जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलते हैं, इस तरह का घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, कहाँ पे प्राप्त होती है? तो वो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सूर्य ताप देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, आकाश में के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? आकाश नीला है, इसका क्या कारण है? आकाश नीला होने का रीज़न है कि सूर्य प्रकाश का वायु अणुओं द्वारा परिकीर्णन। तो सूर्य प्रकाश का जो है ना वायु के अणुओं के द्वारा क्या होता है? उसका परिकीर्णन कर लिया जाता है, जिसके कारण से जो आकाश का नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो ये हो जाएगा सागरीय लहरें जो हैं वो तापमान के क्षैतिज विवरण को प्रभावित नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 जो है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों से संबंधित है। इसमें हम लोग वायु दाब और आपके जो वायुदाब हो गया या फिर उष्णकटिबंधीय, ये सारी जितने भी चीज़ें होंगी इससे संबंधित हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक पढ़ा हुआ है और उसी से रिलेटेड आपको क्लास 11 में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, तो कुछ राइटर्स के बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो पहला है, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुदाब कितना होगा? तो याद रखिएगा ये कितना हो जाएगा, आपका आंसर 900 मिलीबार हो जाएगा, 900 मिलीबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो ये विषुववृत्त के निकट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध के निकट वायुदाब के चारों तरफ पवनों की जो दिशा क्या होगी? यहाँ आपको बताना है पवनों की दिशा क्या होगी, तो ये घड़ी की सुइयों के चलने के अनुरूप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नांकित में से कौन सा है? तो वो है आपका साइबेरिया का मैदानी भाग जो है वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र का एक क्या है, निम्नांकित में से कौन सा? तो एक उद्गम क्षेत्र है साइबेरिया का मैदान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? ये देखिए क्लास 9 10th में पढ़ा हुआ है, डोलड्रम, विषुवत रेखा को ही डोलड्रम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली हवा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में क्या कहलाती है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब क्लास 8 में दिया हुआ ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो हवा बहती है उसको क्या कहते हैं? चिनूक कहा जाता है। और ऐसी हवा जो होती है, गर्म हवा जो इंडिया में बहती है उसको हम लोग लू कहते हैं, लू। ठीक है, जो गर्म हवा बहती है भारत में गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चीन के तट को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं, टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वायु दाब प्रणाली किस प्रकार के मौसम की सूचक है? तो निम्न वायु दाब प्रणाली के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा चक्रवाती होगा। क्या होगा इसका आंसर? चक्रवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पवन का वेग मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हवा का वेग मापने के लिए ना एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर नहीं होता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करके हम लोग हवा की गति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी या फिर हिम हरिणी कहा जाता है? तो इसको चिनुक को कहा जाता है, चिनुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपका तापमान के अधिक होने पर वायुदाब क्या हो जाता है? जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शीत पवन है? तो है बोरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुदाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, और जो हवा है उसका वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम लगते हैं, पर हैं इसका आंसर अलग अलग। 14 नंबर, चिनूक हवाएं कहाँ पाई जाती है? अभी जस्ट हम लोगों ने किया है। चिनूक हवाएं जो होती है कनाडा और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और सेम ऐसी हवा जो होती है हमारे यहाँ चलती है गर्मी के दिनों में, उससे हम लोग कहते हैं लू, जो भारत में चलती है। उसके बाद व्यापारिक हवाएं होती हैं। व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? नियमित एवं स्थिर होती हैं। या देखिएगा इसी हवाओं के माध्यम से क्या होता है, बड़े बड़े जो नाविक होते हैं ना, वो अपने व्यापार के लिए जो नाव का प्रयोग करते हैं, अपने देश से सेलर्स बोट जो कहलाता है उसको आराम से दूसरे कंट्री लाया जाता है। इसको व्यापारिक हवाएं कहते हैं, जो व्यापार के लिए बहुत ही आसान और लाभदायक होती है। नेक्स्ट है 16 स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहने वाला जो हवा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फोहन। नेक्स्ट है फोहन, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल भरी हवा क्या कहलाती है? तो ये सहारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाली हवा से संबंधित है, तो इसको बोलते हैं सिरक्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अश्व अक्षांश कहाँ पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा भी गया है, टीजीटी में भी आया है। देखिए, उपोष्ण उच्च दाब में पाया जाता है, तो अश्व अक्षांश कहाँ पाया जाता है? अश्व मतलब घोड़ा, नाम से भी याद रखिएगा। वो उष्ण उच्च दाब में पाया जाता है, उपोष्ण उच्च दाब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भूमध्य रेखीय खंड में निम्न दाब वायुदाब की पेटी का मुख्य कारण क्या होता है? तो संवहनीय धाराएं होती हैं, संवाहिक धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मौसमी पवन है? तो मौसमी पवन कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, मानसून पवनें कहलाती हैं। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलीज कहा जाता है। नाम थोड़ा अटपटा है, याद रखिएगा, विली विलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्ण कटिबंधीय प्रचंड चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ना, बिल्कुल जो बहुत तेज चक्रवात आते हैं उसको हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं, और सबको जो उखाड़ के बहा कर उड़ा कर सब ले जाते हैं। नेक्स्ट है 23, वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है? जैसे जैसे वायुदाब बढ़ता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे लेसन 11। लेसन 11 है कि वायुमंडल में जल के बारे में। ये भी चैप्टर आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। क्लास 6 में, 7 में, 8 में भी ये चैप्टर था, वायुमंडल में जल। तो उसे आपको क्लास 11 में थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस आएंगे आज हम लोग करेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम्स हैं उसको के लिए हम लोग रेडी हो जाएं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है ऑक्सीजन। जलवाष्प, नाइट्रोजन, धूल कणिज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना ऑक्सीजन है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो इंसान मर जाएगा। आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की प्रॉब्लम हो गई थी हमारे इंडिया में। तो अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाए, स्थापित किया जाए, ताकि ऐसी स्थिति आए तो इस तरह के प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट है 20। नेक्स्ट आते हैं आपका 2 नंबर, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है? तो ये वाष्पीकरण है। जो जल है जो द्रव में क्या होता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वो नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो यह है संतृप्त हवा। संतृप्त हवा जो होती है ये क्या दिखाता है कि उसमें पूरी क्षमता के अनुरूप उसमें होती है, नमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन है? तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो होता है वो पक्षाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा, जलयोजन जो है वो जल चक्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप में क्या कहते हैं? जब पृथ्वी की सतह पर पानी गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं, रेन कहते हैं। इंग्लिश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर, पंजाब में शीतकाल में किस प्रकार की वर्षा होती है? पंजाब में ठंडे के दिन में बारिश होती है, तो उसको कौन सा बारिश कहा जाता है? तो चक्रवातीय हवा वर्षा कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 8, वृष्टि छाया प्रदेश किससे संबंधित है? जो वृष्टि छाया प्रदेश है ना, वो याद रखिएगा पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। पर्वतीय यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश होती है ना, उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चलिए, इससे संबंधित एक सवाल है, भारत के कौन सा एक जिला है, राज्य है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है? याद रखिएगा, उसको बारिशों का घर भी कहा जाता है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन में वर्षा होती है, संवहनिक जो वर्षा होती है, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है अमेजन बेसिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है? लंग्स, वर्ल्ड का जो लंग्स है उसको किसको कहा जाता है? यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वेजिटेशन है और वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है, और वहाँ ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उस एरिया का नाम क्या है आपको बताना है। चलिए, उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी जिसके द्वारा जल द्रव्य में बदल जाता है? तो याद रखिएगा, संघनन। क्या है? संघनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 11, शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? हाँ, ये बताना है कि जो ठंडे क्षेत्र है वहाँ पे चक्रवातीय वर्षा होती है। उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बादल अधिक वर्षा करते हैं? तो एक बादल होता है जो सबसे ज़्यादा वर्षा करती है, तो वर्षा स्त्री। याद रखिएगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, धरातल के संपर्क में रहने वाले सामान्यतः स्तरीय मेघ को कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि देखिए, धरातल के संपर्क में जो रहने वाले सामान्यतः स्तरीय मेघ को हम लोग क्या कहते हैं? कुहरा कहा जाता है, कुहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो फॉगी वेदर है, ठीक है, कुहासा का मौसम है, यानी कि ठंड मौसम चल रही है, तो ये मौसम देखने को मिल सकती है, इस तरह की मेघ देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सापेक्षिक आर्द्रता मानी जाती है। क्या कहते हैं इसको? सापेक्षिक आर्द्रता को कहा जाता है। किस तरह से मापा जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता को, रिलेटिव हम लोग मॉइस्चर्स को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वाष्प में ऊर्जा की छिपी मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा की इकाई है क्या है? तो कैलोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तड़ित मेघ किसे कहा जाता है? तो कपासीय वर्षा को कहा जाता है तड़ित मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो है आपका भूमध्य रेखीय खंड, जो वार्षिक वर्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, जल जो है जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वायु के जलवाष्प के जल में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि वायु के जो जलवाष्प में जब पानी में बदल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओलावृष्टि यानी कि हेलस्टोन का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो याद रखिएगा, भारी कपासी मेघों से होता है। ठीक है, जिसमें जब बारिश होती है तो उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं? बर्फ़ के पत्थर, मतलब कण गिरते हैं। ठीक है, उसको ओलावृष्टि कहा जाता है। उसके भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये हो जाएगा 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, कपासी मेघ पाए जाते हैं। तो कपासी मेघ जो पाए जाते हैं वो है 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो दोनों के बीच में पाया जाता है कपासी मेघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कपासी मेघ किसे कहते हैं। चलिए, लेसन 12 में है आपका विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ये आपको बताना है, विश्व की जो जलवायु और जलवायु परिवर्तन है उससे संबंधित जितने भी MCQs होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पे आता है, पहला सवाल है कि विश्व कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए नियम में से कौन सी दशा अर्हक है? तो यहाँ पे बताना है कि कोपेन के ए प्रकार की जलवायु जो है वो किस में है? तो याद रखिएगा, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। सभी महीनों का मासिक तापमान जो होता है वो क्या होता है? सेल्सियस से अधिक
होता है, सेल्सियस से अधिक होता है, उसे ही इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जाता है। तो इसको व्यवस्थित रूप में व्यक्त किया जाता है, एकदम बिल्कुल अरेंज्ड होता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो एएम में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जाता है? हाँ, अभी तक में सबसे गर्म साल जो है ना वो 1998 को माना जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी हुआ था उस साल। नेक्स्ट है, नीचे लिखे गए 4 जलवायु समूहों में से कौन से आर्द्र समूह में आते हैं? तो ये जो है ना ACDE ये आर्द्र में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, CFC का उत्सर्जन सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है USA में होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, शीत ऋतु की वर्षा वाला खंड कौन सा है? तो इसको रूम सागरीय कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं। तो क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शब्द किस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु प्रकट करता है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एच शब्द जो है वो याद रखिएगा, यहाँ एच लिखा हुआ है, एच शब्द जो है वो किस प्रकार की जलवायु को प्रकट करता है? तो ये याद रखिएगा, उच्च भूमियों के बारे में बताता है, उच्च भूमियों में पाए जाने वाले जलवायु के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 11 नंबर, कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये हो गया भूमध्य रेखीय वर्षा के वन, इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, भूमध्य रेखीय वर्षा वन को कार्बन सिंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव का परिणाम है? तो इसमें से क्या होगा आंसर? तो तापमान का बढ़ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, धान के खेत में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाँ, धान के गैस याद रखिए, खेत से मीथेन गैस का उत्पादन होता है। और एक चीज़ कि गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है? यह आपके बुक में तो है ही, पर मेरी तरफ से एक सवाल है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो देखिए, आपको बताना है कि जो मीथेन गैस है ना वो और किन अन्य चीज़ों में पाया जाता है, तो गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, ये आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों की सबसे अधिक सांद्रता किस गैस का है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन का सबसे अधिक ह्रास हुआ है, कहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा? तो वह है अंटार्कटिका के ऊपर में हुआ है, जहाँ पे ओजोन परत में छेद हो गया, जिसके कारण से सूर्य की ताप जो है ना वो एकदम कंटिन्यू लगातार पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर साल हम लोग तापमान में वृद्धि को देख रहे हैं और इसका कारण है ओजोन परत में क्षरण होना। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? आपको विशेषता बताना है। तो यह है मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? विषुवत रेखा से अगर ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान घटता है। नेक्स्ट है, विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो याद रखिएगा ये होगा इनमें से सभी। चलिए, ये हो गए टोटल हम लोगों के कितने क्वेश्चन, 19 क्वेश्चंस हो गए चैप्टर 12 से। चैप्टर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे महासागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है महासागरीय जल। आपको महासागरीय जल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनेंगे वो सारे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। जलीय चक्र जो होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन है जो शामिल नहीं होता? जलयोजन। देखिए, वाष्पीकरण होता है, वर्षण होता है, संघनन होता है, ये जलीय चक्र का क्या है? प्रोसेस है, बोल सकते हैं स्टेप है, पर जलयोजन नहीं होता है इसमें शामिल। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से के बीच में होती है। तो महाद्वीपीय ढाल की जो औसत गहराई होती है वो कितना होता है? 200 से 3000 मीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? तो वो प्रवाल होगा, प्रवाल द्वीप पर। तो प्रवाल द्वीप में क्या होता है? लघु उच्चावच
आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है, तो प्रवाल द्वीप पे, जो प्रवालों से बने होते हैं उस क्षेत्र को हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हमारा लक्षद्वीप क्या है, भारत में पाए जाने वाला जो लक्षद्वीप है वो द्वीप प्रवालों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, तो यह देखिए सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महासागर यानी कि सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है, यानी कि सागरों में जो नमक की जो मात्रा है वो कितनी होती है, औसतन 35% होती है, यानी कि 35%। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है, ये है 5000 मीटर, और विश्व के सबसे बड़े महासागर है और सबसे ज़्यादा गहरे हैं। तो ये प्रशांत महासागर जो है ना, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्या है, गहरा है और सबसे ज़्यादा बड़ा भी है, विश्व के सबसे बड़े महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता होती है, तो जो सबसे सर्वाधिक लवणता पाई गई वो मृत सागर में होती है, डेड सी में सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं लवणता, यानी कि लवण की मात्रा जब से ज़्यादा है सबसे ज़्यादा खारा होता है ये। नेक्स्ट है, और इसमें पानी में सघनता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है 8 नंबर, संसार में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कहाँ है, हाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो है मरियाना ट्रेंच, इसी को मरियाना गर्त कहा जाता है। तो ये संसार का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। नेक्स्ट है एल्बेट्रॉस पठार कौन से महासागरीय महाद्वीप में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में है एल्बेट्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, महासागरों में संग्रहित जल की प्रक्रियाएं होती हैं, तो महासागरों में जो संग्रहित जल है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ऊर्ध्वतापन, इनमें से सभी ये सारे प्रोसेस होते हैं जो महासागरीय जल के लिए उत्तरदायी हैं। सागर में महासागरों के तापमान प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं, तो याद रखिएगा सूर्य से ही प्राप्त होते हैं, तो सूर्य से ही महासागरों और सागरों में तापमान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 12, विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक होता है, तो फारस की खाड़ी के बारे में याद रखिएगा कि ये एक विश्व की सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जल का तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, सबसे कम लवणता वाला सागर क्या है, श्वेत सागर, यहाँ पे ना लवणता की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, हाँ श्वेत सागर कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे श्वेत सागर के बारे में। नेक्स्ट है 14 नंबर, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक यानी कि नमक की मात्रा से व्यक्त किया जा सकता है, तो लवणता को कैसे व्यक्त करते, 1000 प्रति ग्राम के। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक गहरा गर्त है, याद रखिएगा ये एक गर्त है जो सबसे ज़्यादा गहरा है और कहाँ है, ये मरियाना ट्रेंच है, याद रखिएगा जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट 16 नंबर, सागरीय तली में 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई रखने वाली अंतः सागरीय पर्वत को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं महासागरीय शिखर। नेक्स्ट है आपका डेटम रेखा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटम रेखा क्या है, तो यह औसत समुद्र तल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों की लवणता प्रभावित नहीं होती है, तो ज्वार भाटा में, ज्वार भाटा जब आते हैं और ये दिन में आते हैं, नियम से 2 बार आते हैं ज्वार भाटा, देखिए बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। महासागरों में जो लवणता प्रभावित नहीं होता वो ज्वार भाटा के कारण होता है। ज्वार भाटा नियम से 2 बार क्या होता है, दिन में 2 बार आते ही हैं ज्वार भाटा, ठीक है। चलिए, ज्वार मतलब होता है कि जल का ऊपर की ओर उठना, और भाटा का मतलब होता है उससे डबल स्पीड में नीचे की ओर गिरना, इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। और ज्वार भाटा अगर बहुत ऊंचाई तक जाती है तो इसे सुनामी का रूप देखा जा सकता है, जो हमारे इंडिया में आया था आपका 2004 में। नेक्स्ट है 19, विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है, तो लाल सागर में जो है रेड सी, उसमें सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा लवणता रेड सी नहीं, सॉरी ब्लैक सी, काला सागर नहीं, मृत सागर होता है ना, हाँ ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, लाल सागर। नेक्स्ट है 21 नंबर जो है आपका वह है कर्माडेक गर्त कहाँ स्थित है, जो कर्माडेक स्थित है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल से डूबा रहता है, हमेशा डूबा रहता है महासागरीय जल में, तो याद रखिए महाद्वीप पे बनावट यानी कि चबूतरा, मग्न तट,
महाद्वीपीय मग्न तट जो है जिसका नाम है चबूतरा, ये हमेशा क्या होता है कि महासागरीय जल में डूबा रहता है, जैसे हमारे देश का इंदिरा पॉइंट जो 2004 के बाद पानी में डूब गया, जो अभी भी जलमग्न है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार लगभग कितना है? तो ये आपको बताना है कि पृथ्वी पर जो मंडल का विस्तार वो लगभग कितना है। तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, 36 करोड़ वर्ग मीटर किलोमीटर स्क्वायर तक। नेक्स्ट 24, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा महासागर है जो बहुत सारे क्षेत्रों के आसपास घिरा हुआ है, मतलब फैला हुआ है, तो वह अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार कटक स्थित है। अंडमान निकोबार कटक कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में है। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है 26, सागरीय जल की लवणता घटती है जब, कब घटती है? तो इसका याद रखिएगा होगा जब भारी वर्षा होती है बहुत ज़्यादा, तो सागरों में लवणता की जो मात्रा वो कम हो जाती है, क्योंकि वर्षा वाले जो जल होते हैं उसमें लवणता की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वो प्योर वाटर होते हैं, जिसके कारण से वो लवणता की मात्रा को बैलेंस कर देते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल ये क्वेश्चन। तो आते हैं 14 नंबर, महासागरीय जल संचलन। तो पहला क्वेश्चन है महासागरीय जल की ऊपरी एवं नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरों में जो जल की गति होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, देखते होंगे वो, तो किसके कारण होती है? तो याद रखिएगा महासागरों में तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत अधिक पानी में जब हलचल होता है उसमें तरंग उत्पन्न होता है, वेव उत्पन्न होता है, उसी के कारण से क्या होता है कि महासागरों का जो जल होता है ऊपर और नीचे आता है, जो लहरें के रूप में हम लोग को दिखाई देती है। देखिए इतना एक्सप्लेन तो किया हुआ नहीं है आपके इस जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, पर हाँ बुक्स में बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बताया गया। तो बुक्स रीडिंग करना इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो गाइस बुक्स रीडिंग करो। नेक्स्ट, बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो बृहद ज्वार आने का जो कारण है मैं बता दूं, सूर्य और चंद्रमा का जो पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल है, जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल होता है ना एक ही दिशा में होता है, तो याद रखिएगा बृहद ज्वार आता है। और बृहद ज्वार आता है तो इसके बहुत सारे घाटे देखने को मिलते हैं, और भारत में तो होते ही हैं। ये बृहद ज्वार जो होता है हमारे इंडिया में, वो जनवरी दिसंबर के लास्ट जो डेज होते हैं उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितना है? तो न्यूनतम दूरी किस में मापी जाती है, किस में होती है? तो उपभू में होती है, उपभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब होता है? हाँ, यहाँ उपसौर और अपसौर होता है, याद रखिएगा। उपसौर के बारे में दिया हुआ है कि जो 4 जनवरी को, जनवरी मंथ में हम लोग उपसौर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? ये अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है, तो ये होगा हम्बोल्ट धारा। जो हम्बोल्ट धारा है वो अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो यहाँ गर्म जलधारा के बारे में आपको बताना है। अगुलहारा की जो धारा है वो क्या है? गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? तो ये अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है, ये है आपका हम्बोल्ट। अभी इसको जस्ट हम लोगों ने किया था ऊपर कि अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है, तो हम्बोल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा कौन सी है? जो प्रशांत महासागर में चलती है तो उसको नाम है क्यूरोसिवो धारा। नेक्स्ट है 9 नंबर, महासागर की तरल सतह के विक्षोभ को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है लहर, ठीक है, लहरें जो महासागर में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों का महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? ये सबको ही जानते हैं आप लोग कि महासागरों का महत्वपूर्ण परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत है वो है आपका ज्वार भाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संयंत्र कहाँ लगाया जाता है? अगर भारत में तरंग ऊर्जा प्राप्त करना है तो कहाँ हम लोग संयंत्र मशीन लगाएंगे, प्लांट बैठाएंगे? तो वो है विजिंजाम में, ठीक है, विजिंजाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सागर प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? यस,
आज जो सी जो है ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं, और जिसके कारण से मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो सही रूप से अपने आप को विकसित नहीं कर पा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके लगभग तीनों कारण होंगे। तो समुद्री परिवहन, औद्योगिक अपशिष्ट भी जाते हैं। समुद्री परिवहन ज़्यादा करने से होता है, क्योंकि समुद्री परिवहन में क्या होता है कि जो हमारे जलतोप होते हैं, तो याद रखिएगा जलयान होते हैं, उसमें से निकलने वाले जो वाइब्रेशन होते हैं वो मछलियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण से सागर प्रदूषण होता है। उसके बाद है अब तटीय तेल बेधन भी हो। यहाँ है कि जो समुद्र तटीय प्रदेशों से जो चट्टानों के अंदर से जो तेल निकाला जाता है, याद रखिएगा ये क्या है कि वो भी एक प्रभाव डालते हैं सागर प्रदूषण का। और भारत में अब तटीय तेल बेधन कहाँ है? देखिए आपको बुक में नहीं दिया, पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये याद रखिएगा बॉम्बे हाई जो अरब सागर में है, वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, पेट्रोल। नेक्स्ट है 30 नंबर, विश्व का पहला ज्वारीय विद्युत गृह किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 1966 में किया गया था। नेक्स्ट है 40 नंबर, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे महासागर फैले हुए हैं? आपको बताना है कितना प्रतिशत भाग है जिसपे कि सिर्फ महासागर है, तो 71% पे। नेक्स्ट है फारस की खाड़ी में पेट्रोलियम उत्पादित करने वाला प्रमुख देश कौन है? तो लगभग ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, तो ये होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरोसियो धारा प्रवाहित होती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व के सबसे बड़े महासागर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये होगा आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है 18, सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ और गर्त किस सागर में देखने को मिलती हैं? देखिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे पुराना महासागर है, और इसमें जितने भी गर्त हुए, चट्टान हुए, जो भी हम लोगों को मिलेंगी वो प्रशांत महासागर में ही देखने को मिलती हैं, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, तरंग के दो भृंगों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, इसको याद रखिएगा, तरंग की लंबाई कहा जाता है भृंग और गर्तों के बीच में। ये हो गए आपके श्रृंग और ये हो गया गर्त, तो ये और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको तरंग की लंबाई कहा जाता है। नेक्स्ट है 20, सागरीय लहरें निम्नलिखित में से कहाँ ऊर्जा प्राप्त करती हैं? तो जो सागरीय ऊर्जा है वो कहाँ प्राप्त करती हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सौर प्रणाली से, सौर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बृहद ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो याद रखिएगा जब बृहद ज्वार आता है तो तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, एक सीध में आते हैं, एक रेखीय कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, स्थान जहां लैब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? यस, इसको कहते हैं कनारी। जब दोनों मिलते हैं तो वहाँ पे मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों ठंडी और गर्म धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको बताना है कि ये दोनों जो धाराएं हैं किस जगह पे मिलती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, किस महाद्वीप के द्वारा अगुलहाश धारा दो भागों में बट जाती है? तो मेडागास्कर के कारण होता है, याद रखिएगा मेडागास्कर। आइए मेडागास्कर कहाँ है तो मैं बता देती हूँ। मेडागास्कर जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नीचे दक्षिणी भाग में स्थित है मेडागास्कर। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, मेडागास्कर बहुत ही पुराना है, इससे बहुत सारी कहानियाँ संबंधित, जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, ठीक है, इनकी कहानियाँ इससे संबंधित हैं। 24, सागरीय मछलियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। तो महासागरीय जो मछलियाँ होती हैं उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, रिच ऑफ प्रोटीन होता है, फैट होता है, और विटामिन एंड जो आपके मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये चारों ऑप्शंस होंगे, तीनों ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आंसर। तो महासागरीय मछलियों में प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे भविष्य के संसाधनों का भंडार कहा गया है? तो याद रखिएगा भविष्य का जो भंडार है ना वो महासागर है, ठीक है, क्योंकि महासागरों में ही जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो जाके जमा हो जाते हैं, तो इसको भंडार ही कहा जाता है। चलिए सरकार तो बहुत कोशिश कर रही है कि महासागर हो चाहे सागर हो उसमें ज़्यादा गंदगी ना फैले, पर मनुष्य हैं वो समझेंगे नहीं, वो तो सारा कचरा नदियों में फेंकेंगे, सड़कों पे फेंकेंगे, जो नदियों के माध्यम से महासागरों में पहुंच जाती है, और इसी कारण से महासागरों का पानी अब धीरे धीरे बहुत ही गंदा हो चुका है।
26 विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे गहरा गर्त जो है वो मैरियाना ट्रंच है, मैरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, तो वो फंडी की खाड़ी जो है उसमें सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ऐसा अनुमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 संसार का पहला ज्वारीय विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया था, ये मैंने अभी जस्ट करवाया है, तो याद रखिएगा ये होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 बृहद ज्वार आते हैं तो क्यों आते हैं, कब आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 केवल नेक्स्ट है विश्व के उच्चतम ज्वार कब आते हैं, तो उच्चतम ज्वार जो आते हैं इसका जो आंसर होगा फंडी की खाड़ी में आते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है, ये नहीं है पूछा गया है, तो ये होगा कोरियालिस फोर्स। याद रखिएगा ये आपके क्लास 9 चैप्टर में दिया हुआ है कोरियालिस फोर्स, जब टेक्टोनिक प्लेसेस से रिलेटेड आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको ये चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में है, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में। क्वेश्चन नंबर 32 सागरों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, क्या कारण है कि सागरों में ज्वार भाटा आते हैं, तो सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीग्राफ पठार कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पीजीटी में पूछा गया सवाल है और कई बार पूछा गया टेलीग्राफ पठार कहाँ है, तो देखिए ये जो है ना उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है 34 अल नीनो धारा कैसी है, तो अल नीनो धारा कहाँ पे प्रकट होती है, ये प्रकट होती है पेरू के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है, आपको बताना है कौन सा है, तो जो ज्वार भाटा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये है कोरियालिस फोर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 36 प्रशांत महासागर में सारगैसो सागर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, सारगैसो सागर था यूनिक नेम है, तो याद रखिए ये अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ गया है पृथ्वी पर जीवन, ये जो चैप्टर नंबर 15 है पृथ्वी पर जीवन यानी कि लाइव ऑन अर्थ, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है, आपको बताना है कि कौन है जो जैवमंडल में शामिल है, तो देखिए ये सभी हो जाएंगे क्योंकि जैवमंडल में पेड़ पौधे प्राणी जीव जंतु अजैव जैव सब शामिल होते हैं, तो हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसको सवाना के नाम से जाना जाता है, सवाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, तो लोहांश जब मिलते हैं चट्टान के साथ या किसी धातु के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जंक लगना, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जंक कब लगता है, किस मौसम में सबसे ज़्यादा जंक लगता है, दोस्तों ये बायोलॉजी का है पर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ, मैं बता दूँ सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा जंक लगता है, इसलिए देखिएगा लोग ज़्यादातर सर्दियों में भी पेंट करना शुरू कर देते हैं गेट खिड़की जो लोहे के बने होते हैं, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है और वो आसानी से क्या करते हैं जंक लगाते हैं, रोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है 23 चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, हाँ प्रकाश संश्लेषण के समय क्या होता है कि प्रकाश की उपस्थिति होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल मिलकर क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं यानी कि खाना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर जैव रासायनिक चक्र में कौन सा शामिल होता है, कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, सही बात है, ये तीनों चक्र शामिल होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्लास 5 6 7 में आप लोगों ने सारे के सारे पढ़े होंगे, अभी क्लास 10 में भी है नाइट्रोजन चक्र ऑक्सीजन चक्र जो पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यस पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था पहली बार वो था ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन से चक्र में गैसीय अवस्था नहीं होती है, एक ऐसी चक्र है गैस जिसमें गैसीय अवस्था होती ही नहीं है, तो वह है फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से जीवों में से किस एक सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है, ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 9 लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम यानी कि वायोम है, तो टुंड्रा।
टुंड्रा जो है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, जीवों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल कहाँ मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जब ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं उसको जीव मंडल कहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के प्राथमिक उत्पाद में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा पेड़ पौधे, जो आपके ट्रीज एंड प्लांट्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हैटनर ने सॉरी हैटनर नहीं होगा, ये होगा अर्नेस्ट हैकल ने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ओके नेक्स्ट 13 नंबर, भौगोलिक क्षेत्र जो सभी परिस्थितियों तंत्र से मिलकर अधिक बड़ी इकाई बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको जीवमंडल कहते हैं। जब जितनी भी भौगोलिक इकाइयाँ आपस में मिलती हैं तो वो जीवमंडल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 14, निम्नांकित में से कौन जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? इसमें आपको बताना है जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका अपर्दन चक्र। नेक्स्ट 15 नंबर है, वह स्थान जहाँ पर जीव या जीवों का समुदाय वास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहेंगे? निकाय कहते हैं, निक्से कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस समुद्री पारिस्थितिकी में उत्पादक के रूप में माना जाता है? किसे उत्पादक के रूप में हम लोग मानते हैं? तो याद रखिएगा पादप प्लावक। क्या हो जाएगा? पादप प्लावक। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बन शोषण नहीं करता है? अवशोषक नहीं है, तो झील, ये कार्बन अवशोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में सबसे प्योर पानी पाया जाता है और मीठे झील जो है, मीठे पानी की जो झीलें हैं वो कहाँ है? मीठे पानी की झील इंडिया में, वो आपको जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीवम प्रजाति संगठन तथा खाद्य श्रृंखला से की दृष्टि से सरलतम है? तो याद रखिए सबसे सरलतम अगर बोला जाए तो वो हो जाएगा टुंड्रा जो है वो सबसे सरलतम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट 19, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्राप्ति में योगदान रहा है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण, त्वरित विसर्जन के कारण, और इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है 20 में, विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो याद रखिए विश्व के सबसे ऊंचे जो वृक्ष हैं विश्वतीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, जीवों में। देखिए जितने भी लंबे वृक्ष होंगे वो बरसात वाले जगहों में होंगे, तो विश्वतीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यह है बायोम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो रखता है, क्या रखता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विशिष्ट पादप समुदाय रखता है, विशिष्ट प्राणी समुदाय और विशिष्ट मृदा एवं जलवायु दशाएं इसमें शामिल होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायोम। अब ये है चैप्टर नंबर 16 जो अंतिम चैप्टर है। लगभग हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस किए हैं जो टर्म 1 के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज है, इसको इजीली किया जा सकता है, तो याद कीजिए, नोट्स बनाइए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जंतु, पौधों और प्राणी सभी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं? असुरक्षित, तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा बना होता है उसको बोलते हैं असुरक्षित प्रजाति। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? दोनों क्यों बनाया जाता है? तो इसका एक ही उत्तर होगा, संरक्षण के लिए। किसका संरक्षण? तो जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है ताकि उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जैव विविधता समृद्ध होता है, किसमें समृद्ध होता है? तो याद रखिएगा ये होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समृद्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ये मैंने कराया है अभी, इसका आंसर आप लोग देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस विश्व का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं किया जाता है? तो हम लोग पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं, किसका अध्ययन नहीं करते हैं? भूमि ह्रास का, पर्यावरण प्रदूषण का, भूमि उपयोग का, पर्यावरण संरक्षण का। तो यहाँ पर पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं,
किस विषय का, तो पर्यावरण संरक्षण का यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसका नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। याद रखिएगा जीव भूगोल से है, तो वो होगा आपका आंसर जीव विज्ञान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है, तो ये है हम्बोल्ट का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, लगभग 3 घंटे का ये वीडियो होगा, तो इसको ज़रूर देखिए ताकि आपके जितने भी एमसीक्यूज़ में डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और लगभग जैक बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चंस तो आने ही हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस टैली कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा टोटल 12 है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि मेजर डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था। तो जैव विविधता अधिनियम जो पारित हुआ था सन 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा ये आंसर होगा भौगोलिक सूचना तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में अनेक जंगली जीव जंतु अनेक कारणों से समाप्त हो जाते हैं, तो इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा विनाश क्षेत्रों का विनाश। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर, सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र का उपयोग होता है, तो यह होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आंकड़ों के एकत्रीकरण में। और लास्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का इस चैप्टर से 16 चैप्टर जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, पौधे तथा जंतु सर्वाधिक संख्या तथा व्यापकता प्रकारों में मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं। तो ये टोटल आपके लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस जो आपके टर्म 1 के लिए मैंने करवा दिए हैं और साथ ही साथ अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, बाय।